और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा के साथ, क्योंकि आज मुखाग्नि दी जानी है कल्याण सिंह को। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं कल्याण सिंह, और ऐसे में आज उनकी मुखाग्नि के मौके पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं आप। लंबे वक्त से दरअसल कल्याण सिंह बीमार चल रहे थे, इलाज उनका किया जा रहा था और उसके बाद शनिवार देर शाम को उन्होंने आखिरी सांस ली। ये अलीगढ़ में कल्याण सिंह को अंतिम विदाई की तस्वीरें। पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। आज राज्य में कई जगहों पर सरकारी दफ्तर भी बंद किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं, कई स्कूल भी बंद किए जाएंगे उनके सम्मान में। और आज मुखाग्नि का कार्यक्रम जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मौजूद रहेंगे अंतिम संस्कार के मौके पर। मुखाग्नि आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम श्रद्धांजलि दी कल्याण सिंह को, और उसके साथ ही सिलसिला तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का भी वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देने का। और आज अंतिम विदाई की ये तमाम तैयारियां की गई हैं। पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। और अलीगढ़ से ये अंतिम यात्रा का सफर शुरू हो चुका है। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने अंतिम सांसें ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, इलाज किया जा रहा था। और अब बात अफगानिस्तान की करेंगे। काबुल पर कब्जे के बाद अब तालिबान की बुरी निगाह पंजशीर पर है। पंजशीर अफगानिस्तान का वो एकमात्र इलाका है जिस पर तालिबान अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। पंजशीर के पास तालिबानी आतंकियों के जमा होने की खबर के बाद प्रतिरोधी बल की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद ने चेतावनी दी कि अगर तालिबान ने हमले की जुर्रत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान का पंजशीर इलाका। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध की एकमात्र दीवार, जिसे दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं जीत पाई। उस इलाके पर अब तालिबानी आतंकियों की बुरी नजर। पंजशीर के लोगों की बहादुरी अब तालिबान को चुभने लगी है। काबुल पर कब्जे के हफ्ते भर चुप्पी साधने के बाद अब खबर है कि तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के पास जुटने लगे हैं। तालिबान चाहता है कि जिस तरह अफगानिस्तान के 34 राज्यों में 33 ने उसके खौफ के आगे सरेंडर कर दिया, वैसे ही पंजशीर भी सरेंडर कर दे। इस तस्वीर में देखिए पंजशीर घाटी के बाहर तालिबानी आतंकियों का जमावड़ा। तालिबान ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर पंजशीर में बगावत की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद ने शांतिपूर्ण तरीके से सरेंडर नहीं किया तो हमला तय है। तालिबानी आतंकियों के पंजशीर के बाहर जमा होने की पुष्टि खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने भी की है। पंजशीर में सालेह ने ट्वीट किया, पड़ोसी अंदराब घाटी में घिरने और बुरी तरह जख्मी होने के बाद तालिबान ने पंजशीर के प्रवेश द्वार के पास आतंकियों को इकट्ठा कर लिया है। इस बीच प्रतिरोधी बल ने सलांग हाईवे को बंद कर दिया है। पंजशीर के बाहर तालिबानी आतंकियों के जमावड़े का संकेत साफ है कि वहां किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है। तालिबान ने पंजशीर पर मानसिक दबाव बनाने के लिए ऐसी खबरें फैलाईं कि बगावत की अगुवाई कर रहे नेता अहमद मसूद ने
तालिबान से समझौता कर सरेंडर कर दिया है, लेकिन अहमद मसूद ने साफ कह दिया है कि पंजशीर को तालिबानी कब्जे से बचाने के लिए वो लड़ाई को तैयार हैं। I am in my sanctuary. I am in my stronghold, Panjshir Valley. The people of Panjshir Valley are very much united, and they want to defend, and they want to fight, and they want to resist against any totalitarian regime, against any belief that wants to enforce their own belief and ideology upon the people. The people in here are just a small portion of the people of Afghanistan. In the geography of Panjshir is the smallest province in the whole Afghanistan. But what we are standing for right now, it's for the whole country. It's for sovereignty. It's for peace. It's for people. It's for inclusivity and tolerance and acceptance and moderation. तालिबान पंजशीर पर कब्जा चाहता है, तो वहीं अहमद मसूद 5 शेरों की घाटी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी टकराव तय है। हालांकि मसूद ने संकेत दिया है कि खून खराबा टालने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जा सकता है। And we are not fighting a geography. We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province. That's what's happening. And we want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk. And we are talking to them, and we do not want war to break out and to happen. And we want the Taliban to realize that these values that I just mentioned, it's more important than anything else, than any sort of military victory. 5 शेरों की घाटी कहा जाने वाला पंजशीर अफगानिस्तान का वो इलाका है जिस पर कभी कोई बाहरी ताकत कब्जा नहीं कर पाई। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद इसी पंजशीर घाटी को पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद ने अपना ठिकाना बनाया है। अहमद मसूद अफगानों के नायक और पंजशीर के शेर के रूप में मशहूर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। 90 के दशक में अहमद शाह मसूद ने तालिबान के साथ जंग छेड़ी थी। तालिबान के खिलाफ जंग में अहमद मसूद अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का ऐलान कर चुके हैं। तालिबान के लिए संकेत साफ है कि हर जगह उसकी धौंस नहीं चलेगी। बगलान प्रांत के 3 जिलों में जिस तरह स्थानीय लड़ाकों ने तालिबान को खदेड़ा, वो सबके सामने है। खबरों के मुताबिक बगदान के अंदराब में कम से कम तालिबान के 300 आतंकी मारे गए। तालिबान के खिलाफ यहां लड़ाई की अगुवाई अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने की थी। अगर तालिबान ने पंजशीर पर हमला बोला तो मसूद और सालेह की सेना के आगे उसका वही अंजाम तय है, और तालिबान को पता है कि अगर पंजशीर में मात हो गई तो फिर पूरे अफगान में बगावत का बिगुल बच सकता है। आज तक ब्यूरो। काबुल पर काबिज होने के बाद से तालिबान दुनिया के सामने अफगानिस्तान के हालात को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने अफगान लोगों से देश के भीतर ही रहने और काम करने पर लौटने की अपील की है। हालांकि लोगों को तालिबान पर यकीन नहीं है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की वही तस्वीर जो पिछले 1 हफ्ते से सामने आ रही है। तालिबान के डर से किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में लोगों का सैलाब काबुल एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रहा है। बीच में तालिबानी आतंकियों की तरफ से गोलियां चलने की आवाजें भी आती हैं। ऐसी ही फायरिंग की वजह से अक्सर यहां भगदड़ मची है। कल इसी तरह एक भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। The reports that you mentioned, and also we sadly know that at least 7 people died in the crowds yesterday, and we send our condolences to their families. It was just unimaginable, the circumstances that people were trying to queue in yesterday. काबुल एयरपोर्ट का पूरा मंजर खौफ और चिंता में डालने वाला है, लेकिन तालिबानी आतंकियों की कोशिश है कि दुनिया के सामने अफगानिस्तान की अच्छी तस्वीर जाए। अफगान छोड़कर भाग रहे लोगों से तालिबान ने अफगानिस्तान में रहने और काम पर लौटने को कहा है।
Our leadership and elders have earlier announced amnesty through national and international media outlets. So my message to them is stay inside the country. We have no personal problem with anyone. Amnesty has been given to all government officials, so they should honestly serve the country. Afghans will have no honor and respect in other countries. They have in their own country. We are asking them not to leave the country. They will be secure. लेकिन तालिबान का दागदार अतीत और काबुल में तालिबानी आतंकियों की करतूतों को देखते हुए किसी को भी तालिबान पर रत्ती भर यकीन नहीं है। دو شب و دو روز شده که ما نه هف داریم نه بخت داریم که موبایلای ما را چارج بانیم. بسیار حالت ما خراب است. نه اینجا شب هم تیر کردیم روز هم تیر کردیم. بسیار حالت ما وخیم است. هیچ کس نیست که از آن ما پرسان کنه. तालिबान के खौफ में पूरा काबुल सहमा सहमा नजर आ रहा है। मजबूरी में लोग दुकान खोल रहे हैं, जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए घर से निकल रहे हैं। इन तस्वीरों के दम पर तालिबान काबुल के हालात सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सड़क पर जगह जगह पेट्रोलिंग करते तालिबानी आतंकी 20 साल पुरानी खौफनाक यादों को ताज़ा करते रहते हैं। आज तक ब्यूरो। अब बात जाति जनगणना की करेंगे। क्या आज पीएम नरेंद्र मोदी जाति जनगणना को हरी झंडी देने का मन बना लेंगे या फिर जाति जनगणना की राजनीति से साफ इनकार करेंगे? जाति जनगणना कराने की मांग के साथ आज 11 बजे बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य के 10 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले। जाति जनगणना की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानेंगे या नहीं, लाख टके का सवाल है। लेकिन जाति जनगणना का उनका दांव जोर तो पकड़ ही चुका है। आज सुबह 11 बजे बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत 10 पार्टियों के नेताओं को लेकर नीतीश कुमार जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी और पुनः भी भेज दिया गया सभी पार्टियों के। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे, तो लेकिन पहली बात तो यही करनी। जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, आदरणीय लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने जो प्रस्ताव रखा था कि भाई जातीय जनगणना जब 2 बारी जब पारित हो चुकी है तो इसको जो है सही मायने में उंगली जमा पहनाई जाए, तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। अब की बार बिहार से जाति जनगणना के मुद्दे ने जो जोर पकड़ा तो एनडीए के भीतर के कई दल और लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इसके पक्ष में सामने आ रही हैं। लेकिन असल दुविधा बीजेपी के सामने है। एक ओर केंद्र सरकार ने 2 बार संसद में जाति जनगणना से इनकार किया है, तो दूसरी ओर बिहार बीजेपी के तमाम नेता और बिहार से बाहर के बीजेपी के कई पिछड़े नेता इसके पक्ष में हैं। 10 अगस्त को संसद में ओबीसी बिल पर चर्चा के दौरान ही बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने जाति जनगणना का तराना छेड़ दिया था। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। आज निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जात आधारित जनगणना राज्यों को हक देने का काम किया है, और आज यदि जनगणना होती है तो ओबीसी कहाँ होगा, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मैं तो धन्यवाद बार बार करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के 10 पार्टियों के जिन नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है, उनमें बीजेपी से राज्य सरकार में मंत्री जनक राम शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री से नीतीश के डेलीगेशन की मुलाकात से जो भी होगा उससे कम से कम बिहार और यूपी की राजनीति में बड़ा असर पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक तो होता है विपक्षी दलों को मनाने की कवायद, दूसरा होता है जब आपके सहयोगी दल किसी चीज की मांग करने लगे, ऐसे में चुनौती बड़ी हो जाती है। बिल्कुल नेहा, बड़ी चुनौती है क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में 10 राजनीतिक पार्टियों के 11 नेता आज प्रधानमंत्री से 11 बजे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में जो लिखित जवाब गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था उसमें यह साफ कहा गया था कि SC ST के अलावा जो दूसरी जातियां हैं उनकी जनगणना को लेकर के अभी कोई प्राविधान नहीं है। तो यानी केंद्र सरकार की तरफ से इससे पहले साफ कर दिया गया है कि किस तरीके का प्राविधान होना है। इसी बात को लेकर के अब जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दूसरे जो नेता हैं वो सभी लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उसमें इस बात को मनाने की कोशिश की जाएगी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की दलील है कि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो जातियों के आधार पर सही तरीके के आंकड़े आएंगे। और इनका मानना यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से विकास उन जातियों का होना था वो नहीं हुआ है। ऐसे में इस आंकड़े के बाद इसमें विकास की गति तेज होगी, तो इस तरीके की दलील दी जा रही है। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना से राजनीति में अलग तरीके का परिदृश्य होगा और ऐसे में ये तमाम चीजें अगर होती हैं तो उसके कई राजनीतिक मायने भी लगाए जाते हैं। लेकिन आज अगर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखने में सफल हो जाते हैं और उनको मना ले जाते हैं, तो देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके के कदम बढ़ाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पाकिस्तान को जिस मौके की सालों से तलाश थी उसे वो मौका अब जाकर हाथ लगा है। तालिबान में उसे भविष्य के लिए अपार संभावनाएं दिख रही हैं और ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। तबाह हो रहा है अफगानिस्तान। तालियां पीट रहा है पाकिस्तान। Pakistan wants to be a partner in peace. अफगानिस्तान में लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है। पाकिस्तान में तालिबान का गुणगान चल रहा है। पूरी दुनिया अवाक है, सदमे में और सन्नाटे में है। अफगानिस्तान से आ रही भयावह तस्वीरें विचलित करती हैं। बेचैन है ये देखकर कि एक मुल्क किस तरह आतंकियों के चंगुल में फंसता चला जा रहा है, किस तरह अफगानिस्तान में मजलूम महिलाएं और मासूम बच्चे तालिबानी तंत्र से तबाह हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तो मौजा ही मौजा है। उसकी तो जैसे बम्पर लॉटरी निकल आई हो। तालिबान रूपी आपदा में पाकिस्तान को अवसर नजर आ रहा है। चौधरी बनने की चाहत उछाल मार रही है। There is no military solution. If there was one, you couldn't find it in 20 years. So, listen to Pakistan. Stop scapegoating Pakistan. Pakistan wants to be a partner in peace. Pakistan can be the most trusted interlocutor in this evolving situation. जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान के प्रवक्ता की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रखी है। जिस अंदाज में और जिस बेशर्मी से वो तालिबान वंदना कर रहे हैं, उसे देखकर तो खुद तालिबान भी शर्मा जाए। How confident are you that the Taliban are going to form a government which is going to be inclusive? They're going to make sure that all the rights of women and other minorities are respected. And are you urging them to do so? I cannot predict the future, but where I am clear is we want an inclusive government. We want a government in Afghanistan which respects human rights. I think the initial statements that are coming out from the leadership are indicative of a new approach. We should encourage that. We should encourage the moderate element.
तालिबान के नाम शाह महमूद कुरैशी का ये प्यार भरा पैगाम यूं ही नहीं, तालिबानियों ने उनका मान सम्मान, रुतबा, दर्जा सब बढ़ा दिया। ऐसी खबर है कि शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान जाने वाले हैं। तालिबान से सरकार गठन पर उनकी बात होने वाली है। तालिबान विरोधी ताकतों को साथ मिलाने में भी वो सहयोग करेंगे। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान राज के पहले राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट होंगे। जब इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो नजरें झुकी जाती हैं, जुबान नरम हो ही जाती है। आतंक में भी अमन का आकाश दिखने लगता है। What I'm saying is they also want peace. How do you know? Because in the interactions we've had. अफगानिस्तान के हालात बदलते ही पाकिस्तान के ख्वाबों को जैसे पर लग गए हों। कश्मीर में तो दाल गल नहीं पाई, काबुल में उम्मीदें फूट रही हैं। इमरान खान ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबानी राज में उसकी कूटनीतिक अहमियत फिर से स्थापित हो जाए। तालिबानी राज में अफगानिस्तान का वो स्वयंभू पैरोकार बन जाए। तालिबानी राज में उसका वही दर्जा हो जो लोकतांत्रिक सरकारों में भारत का था। तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर वो भारत, खासकर कश्मीर में मुश्किलें खड़ा करना चाहेगा। अफगानिस्तान से रिश्ते बढ़ाकर वो व्यापारिक हित भी साधना चाहता है। चीन, पाकिस्तान और अब तालिबान की तिकड़ी से वो दक्षिण एशिया में दबदबा बढ़ाना चाहेगा। याद करिए तालिबान के कब्जे पर इमरान खान का वो पहला बयान जिसमें कश्मीर पर पाकिस्तान की बदनीयती की बू आ रही थी। The political settlement is looking difficult right now, and it's looking difficult right now because the Taliban are refusing, and we tried. I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. The Taliban senior leadership came here, and we tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement. तालिबान को तन मन धन से पाकिस्तान का सहयोग जारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री काबुल जा रहे हैं। उससे पहले ही काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के हाथों में दी जा चुकी है। खलीलुर रहमान हक्कानी ने तालिबान का कील काटा दुरुस्त करने का जिम्मा उठा लिया है। नॉर्दर्न अलायंस से समझौते का बोझ भी उन्हीं के कंधों पर है। हक्कानी का ये ताजा वीडियो उसी की मुनादी कर रहा है। हक्कानी कह रहा है कि अहमद मसूद ने हाथ मिलाने की पहल की है, तालिबान से फोन पर बात की है। इस वीडियो के बाद हक्कानी के पंच बनने पर कोई प्रश्न नहीं रह जाता और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान कह रहा है कि अब वो अफगानिस्तान का मुकद्दर तय करेगा। सत्ता के समीकरण पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस तालिबान की असलियत कुछ और है। अफगानी महिलाएं खुद उनके साथ हो रही ज्यादती या इसकी आशंकाओं को जग जाहिर कर रही हैं। अफगानिस्तान में पहली बार 1996 में तालिबान ने सत्ता संभाली थी। पूरे 5 साल तक तालिबानी बर्बरता ने इंतहा पार कर दी। सबसे ज्यादा निशाने पर थीं महिलाएं। तब तालिबान ने महिलाओं के हक छीन लिए थे। कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं। घरों से अकेले बाहर निकलने पर रोक थी। नौकरी करने की मनाही थी। बगैर पर्दा घर से निकलने पर तालिबानी क्रूरता झेलनी पड़ी थी। लेकिन 2001 में तालिबानी शासन का अंत हुआ। लोकतंत्र की आबो हवा से माहौल कुछ बदला, लेकिन एक बार फिर तालिबान राज होते ही वैसा ही कहर टूटा है। अब फिर से सख्ती होने लगी है। तालिबान ने अपना पहला फतवा जारी किया है। ये पहला फतवा हेरात प्रांत से आया है। तालिबान कितना कट्टर है, इसका खुलासा पहले फतवे से ही हो गया है। फतवे में साफ जिक्र है कि लड़कियां अब लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकेंगी। अब उन्हें एक क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। लड़के लड़कियों के क्लास अलग अलग होंगे। फतवे के मुताबिक लड़कियों को सिर्फ महिला लेक्चरर तालीम दे सकेंगी। फतवे में कहा गया है कि सह शिक्षा का कोई विकल्प नहीं, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तालिबान के मुताबिक सह शिक्षा ही समाज में सभी बुराइयों की जड़ है।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुसीबत है। भीलवाड़ा और सूरत के कपड़ा उद्योग से अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद पुराने ऑर्डर का पैसा फंस गया है और नए ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान के भीलवाड़ा और गुजरात के सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। भीलवाड़ा से हर साल अफगानिस्तान को 2 करोड़ मीटर कपड़े का निर्यात होता है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए वहां पर 1 करोड़ मीटर कपड़े का ऑर्डर टल गया है। इससे व्यापारियों को 200 करोड़ के नुकसान की आशंका है। सर्दियों के सीजन के लिए अगस्त सितंबर में भीलवाड़ा को अफगानिस्तान से बड़े ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन अब व्यापारियों को बड़े नुकसान का डर सता रहा है। भीलवाड़ा इंडस्ट्रीज पे काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। करीब 2.5 से 3 करोड़ मीटर कपड़ा यहाँ से अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट होता था और पर्टिकुलरली इस सीजन में करीब 1 करोड़ मीटर रेडी टू डिस्पैच तैयार था, जो भी डिस्पैच होने वाला था। तो चूंकि तालिबान के प्रभाव के कारण से, तालिबान के कब्जे के कारण से जो एक्सपोर्ट होने वाला था वो सारा रुक गया है। डिस्पैचेस बंद है, पेमेंट भी सारे बंद हो गए हैं। सूरत के व्यापारियों के तो पिछले भुगतान के ही करीब 400 करोड़ रुपए अफगानिस्तान में फंस गए हैं। सूरत के बने पंजाबी दुपट्टे और सूट की अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत डिमांड है। अफगानिस्तान में हर महीने 100 करोड़ रुपए के गारमेंट भेजे जाते हैं। अफगानी देश को छोड़ के भाग रहे हैं तो व्यापार कौन सोचेगा। और यहाँ के जो भी 100-125 व्यापारी, उन्होंने ये तय कर लिया है कि तालिबानी हुकूमत 20 साल पुरानी स्टाइल पे अगर आती है तो कौन व्यापार करे, तो अपने व्यापार को स्विच करने की सोच ली है। टेक्सटाइल व्यापारियों को इससे नुकसान है तो फिर भदोही की कारपेट इंडस्ट्री इस संकट से फायदे मिलने का भरोसा जता रही है। दरअसल आशंका है कि जब अफगानिस्तान के हैंडमेड कारपेट की डिलीवरी थम जाएगी और दुनिया भर के कई आयातक इसके लिए भारत का रुख करेंगे। अफगानिस्तान में उथल पुथल है तो वहाँ का तो पूरा बिजनेस बैडली अफेक्टेड है। वहाँ से भी कारपेट का अच्छा काम होता है तो उसका बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। वहाँ पर भी हैंडमेड कारपेट बनते हैं और उसका बेनिफिट हम लोग को यहाँ से मिलेगा। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उससे। जो गैप आएगा उनके इंडस्ट्री के द्वारा जो निर्यात किया जा रहा है यूरोप में और अमेरिका में, उसको भरपाई करने के लिए वहाँ के कस्टमर्स हो सकता है कि भारत का रुख करें। ऐसे में भदोही के लिए तो मौका है कि वो अपनी कारीगरी दिखाकर इस मौके का फायदा उठा ले। साथ ही टेक्सटाइल मार्केट को भी नए बाजारों की तलाश करके इस संकट से निपटने का रास्ता खोजना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।